हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और नामांकन भरने की तारीख तेजी के साथ नजदीक आ रही है, लेकिन अभी टिकट दावेदारों और उम्मीदवारों को लेकर सियासी मंथन जारी है। बीजेपी और कांग्रेस की इस पर क्या है तैयारी, किसकी रणनीति पड़ेगी किस पर भारी, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगे बात करेंगे भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार की। देश भर में रक्षाबंधन की धूम और उत्साह देखा गया। बहनों ने भाई की कलाई पर रेशम की डोर बांधी तो भाई ने बदले में रक्षा का वचन दिया। खबरसार में आज आपको बताएंगे कि राखी की ये पर्व भारत के अलावा मुख्यतः और कौन कौन से देशों में मनाई जाती है और साथ ही रक्षाबंधन का क्या महत्व है, इसकी शुरुआत कब हुई और आखिर में चर्चा करेंगे बहनों की रक्षा और सुरक्षा को लेकर खड़े हुए उन सुलगते सवालों की जो आज समाज के सामने खड़े हैं। जिस देश में महिला को देवी के रूप में पूजा जाता है, आखिर उसी देश में उसके साथ घिनौने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारी की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही पार्टियों ने उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक 5 सितंबर से नामांकन शुरू होंगे और 12 सितंबर को इसकी अंतिम तारीख है। इससे पहले पार्टियों को प्रत्याशियों की सूची जारी करनी होगी। बीजेपी की चुनाव समिति की पहली बैठक की डेट फाइनल हो गई है और पहली मीटिंग गुरुग्राम में 22 अगस्त से शुरू होगी। ये 23 अगस्त तक जारी रहेगी और इस मीटिंग में टिकटों पर मंथन होगा। मीटिंग में चर्चा के बाद संभावना है कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 26 अगस्त के बाद आ सकती है और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बटौली, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर, सुधा यादव, ओम प्रकाश धनखड़, ज्ञानचंद गुप्ता, अनिल विज, रामविलास शर्मा और जेपी दलाल शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पहले उन क्षेत्रों की लिस्ट जारी करेगी जिन सीटों पर उन्हें जीत पक्की लग रही है। इसके अलावा पार्टी दूसरी सूची अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी कर सकती है। बीजेपी पहली सूची में 20 से 25 विधानसभा उम्मीदवार घोषित कर सकती है। रोहतक में इसे लेकर पार्टी नेताओं की बैठक हो चुकी है, नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। खबर है कि बीजेपी कई विधायकों के टिकट काट सकती है। इसमें शहरी सीट के विधायक और मंत्री भी शामिल हैं। इनके नाम कटने के पीछे लोगों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखा जा रहा है। इन विधायकों और मंत्रियों की स्थिति आंतरिक सर्वे में बेहद खराब है। इनका जनता से जुड़ाव नहीं रहा। इसके अलावा बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को लेकर ही आगे बढ़ेगी, यानी स्थानीय चेहरों पर ही दांव खेला जाएगा। एक तरफ जहां बीजेपी जिताऊ चेहरों को लेकर चिंतन मंथन करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांडा बंधुओं को लेकर घमासान मच गया है। हलोपा नेता गोपाल कांडा के बीजेपी नेता भाई गोविंद कांडा ने सिरसा की रानिया सीट से अपने बेटे धवल कांडा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसको लेकर राज्य की बीजेपी सरकार में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला भड़क गए हैं। उन्होंने सोमवार को समर्थकों से मीटिंग की, जिसमें बीजेपी नेताओं को नहीं बुलाया। इस मीटिंग में रणजीत चौटाला ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। रणजीत चौटाला ने गोपाल कांडा को लेकर भी तीखी बयानबाजी की। रणजीत चौटाला ने कहा, गोपाल कांडा का काम है एक सीट जीतो और फिर सीएम से सीएलयू कराओ। उन्होंने दावा किया कि इस बार वो सिरसा भी हारेंगे। रणजीत चौटाला ने चेतावनी दी कि अगर हलोपा बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और रानिया सीट पर किसी और को उतारा जाएगा तो वो अपना फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि 22 अगस्त को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में रणजीत चौटाला चंडीगढ़ में कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। गौरतलब है कि पूर्व डिप्टी सीएम देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला रानिया सीट से विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। फिर वो बीजेपी में शामिल हुए और हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि वो चुनाव हार गए। वहीं गोपाल कांडा सिरसा से विधायक हैं। उनके भाई गोविंद कांडा बीजेपी में हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे धवल को गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी से रानिया से उम्मीदवार घोषित किया है। रानिया हलके से हालोपा उम्मीदवार उतारने पर रणजीत चौटाला गोपाल कांडा की शिकायत बीजेपी नेतृत्व से कर चुके हैं। अभी बीजेपी की तरफ से रणजीत चौटाला की शिकायत पर कोई कार्रवाई या प्रतिक्रिया नहीं आई है। चूंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले ही कह चुके हैं, तो बीजेपी भी हालोपा के साथ गठबंधन की घोषणा जल्द कर सकती है।
और इससे पहले ही रणजीत चौटाला ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी और आरएसएस सर्वे के अनुसार रणजीत चौटाला से रानिया विधानसभा हलके के लोग नाराज हैं। उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। इसकी मुख्य वजह रानिया हलका छोड़कर हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ना बताया जा रहा है। ऐसे में पार्टी रानिया में रिस्क नहीं लेना चाहेगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि रणजीत चौटाला बीजेपी में बने रहते हैं या उसका साथ छोड़ते हैं, ये तो कुछ समय बाद ही साफ हो जाएगा। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में इस समय एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनी है। कांग्रेस पिछले विधानसभा और लोकसभा की तरह सबसे अंत में प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा दावेदार हैं। अगर उन्हें टिकट ना मिले तो वो बागी हो सकते हैं। कांग्रेस को यहां बगावत का डर सता रहा है। बागी पार्टियों से उम्मीदवार घोषित हो चुके होंगे, इसलिए ऐसे में ये बागी उनमें शामिल होकर टिकट नहीं पा सकेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहले ही अगस्त में उम्मीदवारों के ऐलान की घोषणा कर रखी है। विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाने और प्रत्याशियों की सूची को लेकर कांग्रेस भी दिल्ली में बैठकें करेगी। कांग्रेस इस बार 2 बार हार चुके नेताओं को बाहर बैठा सकती है और ऐसे में कांग्रेस के 15 से 20 चेहरे टिकट की दौड़ में बाहर हो सकते हैं। इन नेताओं ने अपने बेटों को भी चुनाव में आगे किया हुआ है। इसके अलावा पार्टी बगावत कर निर्दलीय खड़े होने वालों के टिकट भी काट सकती है। हुड्डा और शैलजा कांग्रेस के सर्वे के समांतर एक अलग सूची बनाने में जुटे हैं और इस सूची के हिसाब से भी वो सर्वे से इतर नाम फाइनल सूची में शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं। दोनों नेताओं का प्रयास है कि उनके करीबियों को ही टिकट मिले ताकि मुख्यमंत्री की दौड़ आसानी से पूरी हो सके। यानी आपको यहाँ ये बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों ही इस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में दिखाई दे रहे हैं और टिकट वितरण में अपने अपने करीबियों को टिकट दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता रह सकती है। नीलोखेड़ी में सबसे ज्यादा 88 आवेदन आए हैं, जबकि भूपेंद्र हुड्डा की सीट गढ़ी सांपला किलोई में सिर्फ एक आवेदन है। नीलोखेड़ी में सबसे ज्यादा 88 आवेदन आए, जबकि भूपेंद्र हुड्डा की सीट गढ़ी सांपला किलोई में सिर्फ एक आवेदन। चुनावी रेस में शामिल दूसरे राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों को लेकर पूरे जोश में हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 31 अगस्त से पहले पार्टी सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। आम आदमी पार्टी प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका में खुद को देख रही है। पहली बार आप सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में आपने 47 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। वहीं इनेलो बसपा गठबंधन प्रदेश में 37:53 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी। बसपा 37 सीटों पर और इनेलो 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनेलो सितंबर के पहले सप्ताह में अपनी सूची जारी कर सकती है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जननायक जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची जल्द जारी कर सकती है। जेजेपी इससे पहले एक सूची जारी कर चुकी है। तो राजनीतिक दलों का चुनावी अभियान जोर शोर से जारी है। उम्मीदवार चयन को लेकर जहां मंथन और टेंशन है, तो वहीं मुद्दों को लेकर अलग ही टशन है। बीजेपी बिना खर्ची और पर्ची के नौकरी देने, हाईवे समान रूप से प्रदेश में विकास कार्य करवाने और आम जन के कार्यों में पारदर्शिता लाने की उपलब्धि के दम पर तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। तो लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित हरियाणा कांग्रेस ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और पोर्टल सिस्टम को लेकर बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी की हुई है। कांग्रेस नेता अपनी हर रैली और जनसभा में बीजेपी से हरियाणा मांगे हिसाब के माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी नेता कांग्रेस के इस मेगा प्लान का तोड़ तलाश रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे रक्षाबंधन के त्योहार की। देश भर में रक्षाबंधन पर्व की धूम देखने को मिली। बहनों ने जहां अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, तो वहीं भाइयों ने भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दिया। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ये त्योहार न सिर्फ भारत बल्कि भारतीय संस्कृति को मनाने वाले भारतीय जहां रहते हैं वहां भी मनाया जाता है। खबरसार में आज आपको बताएंगे राखी का ये पर्व भारत के अलावा मुख्य रूप से कहां-कहां, कौन-कौन से देश में मनाया जाता है, साथ ही रक्षाबंधन का क्या महत्व है, इसकी शुरुआत कब हुई। जिस तरह से महिलाओं और बेटियों से जिस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसे देखते हुए आज के दौर में इस त्योहार की महत्व क्यों बढ़ जाती है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं रक्षाबंधन के पर्व पर देश की प्रमुख हस्तियों ने क्या कहा।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम राजनेताओं ने देश की जनता को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर साझा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते के अनोखे बंधन का त्योहार है, जो आपसी विश्वास और प्रेम को मजबूत करता है। मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन हमारे देश की विविधता में एकता का प्रतीक है। ये त्योहार सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है। ये त्योहार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे संकल्प को मजबूत करने का काम करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि भाई बहन के अपार प्रेम के प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। ये पवित्र त्योहार आप सभी के रिश्तों में नई मिठास लाए और जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के इस पर्व पर सभी के सुख और समृद्धि की प्रार्थना करता हूं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के पर्व रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। रक्षा का ये सूत्र आपके इस पावन रिश्ते को सदैव मजबूती के साथ जोड़े रखे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि जाति, धर्म, पंथ से ऊपर उठकर परस्पर बंधुत्व और मेल जोल को बढ़ावा देने वाला यह अनोखा त्योहार भारतीय समाज में महिलाओं की बराबरी पर महत्व देता है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक इस पर्व को बताते हुए कहा कि रक्षा के संकल्प का पर्व रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं। वहीं सीएम ने संत कबीर कुटीर में बहनों से राखी भी बंधवाई। सीएम योगी ने लिखा कि ये पर्व आप सभी के जीवन में सौभाग्य लाए, समाज में सद्भाव, सौहार्द और सहयोग की भावना और अधिक सशक्त हो। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन की बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व महिलाओं के प्रति आदर एवं सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने का प्रतीक है। तो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने लिखा कि ये पर्व महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करता है। राज्य सरकार महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर वचनबद्ध है। तो इसी तरह से तमाम बड़ी हस्तियों ने रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार की सभी देशवासियों को बधाई दी। और अब बात करते हैं भारत के अलावा और कौन कौन से देशों में ये त्योहार प्रमुखता से मनाया जाता है। भारत के अलावा नेपाल में भी रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। पड़ोसी देश के लोग सावन की पूर्णिमा को राखी का पर्व मनाते हैं, जिसे यहाँ जनेऊ पूर्णिमा के नाम से संबोधित किया जाता है। नेपाल के कुछ क्षेत्रों में लड़कियां और महिलाएं अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जबकि इस दिन हिंदू पुरुष अपने जनेऊ को बदलते हैं। वहीं मॉरिशस में भी राखी के त्योहार को मनाया जाता है। दरअसल यहाँ भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में बसे हैं। ऐसे में ये लोग रक्षाबंधन के पर्व को पारिवारिक समारोह के रूप में मनाते हैं। दुनिया के प्रमुख मुस्लिम देशों में से एक सऊदी अरब में भी लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। इस देश में भी भारतीय लोग काफी संख्या में रहते हैं, जो काम की तलाश में यहाँ जाते हैं। ऐसे में इस मुस्लिम देश में भी राखी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी राखी का त्योहार मनता है। पाकिस्तान में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग काफी संख्या में हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम में भी भारतीय लोग बड़ी संख्या में बसे हैं। ये लोग भारतीय परंपरा के मुताबिक हर साल सावन की पूर्णिमा पर राखी के त्योहार को मनाते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में भी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जहां रक्षाबंधन त्योहार की बड़ी धूम देखने को मिलती है। और अब बात करते हैं रक्षाबंधन पर्व का इतिहास क्या है और ये कब मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में आमतौर पर अगस्त में आता है। वक्त के साथ रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के बीच के प्रेम का त्योहार नहीं रह गया है। मौजूदा दौर में नंदें अपनी भाभियों को, बेटियां और बहनें एक दूसरे को भी राखी बांधती हैं। खासतौर पर यह त्योहार सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। रक्षाबंधन शब्द रक्षा और बंधन दो शब्दों को जोड़कर बना है। सामान्यतः रक्षाबंधन पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी यानी रक्षा सूत्र बांधकर उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं।
वहीं भाई अपनी बहनों को सुरक्षा और मदद प्रदान करने का वचन देते हैं। बदलते वक्त के साथ इसमें कुछ और परंपराएं भी जुड़ती चली गई हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान इंद्र राक्षसों से लड़ने जा रहे थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी कलाई पर एक धागा बांधा था। रक्षाबंधन को देश भर में राखी पूर्णिमा, राखी या राखरी जैसे नामों से भी जाना जाता है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में रक्षाबंधन के दौरान अपने गुरु की कलाई पर राखी बांधने की भी परंपरा है। मराठी समुदाय में रक्षाबंधन के दिन जनेऊ बदलना और समुद्र की पूजा करना शामिल है। रक्षाबंधन सावन का आखिरी दिन होता है और इसीलिए इसे सावनी या सलूनू भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कलावे की तरह राखी भी लड़कों के दाहिने हाथ की कलाई पर बांधी जाती है, जिसके कई धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। इस दिन भारत में वृक्षों, पहाड़ों, नदियों और देवी देवताओं को भी राखी बांधने की परंपरा है। वहीं भगवान शिव के दर्शन के लिए होने वाली अमरनाथ यात्रा गुरु पूर्णिमा को शुरू होकर रक्षाबंधन के दिन समाप्त होती है, जिसका आज यानी रक्षाबंधन के दिन समापन हो रहा है। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तब नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का इस्तेमाल हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच प्रेम और शांति बढ़ाने के लिए किया था। वहीं शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन की शुरुआत करीब 6000 साल पहले हुई थी। रक्षाबंधन के पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि पहली बार राखी माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी थी। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि दानवीर कहे जाते थे और राजा बलि इतने बड़े दानवीर थे कि कोई कुछ भी मांग ले, पलक झपकते ही दान कर देते थे। राजा बलि की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और 3 पग जमीन मांगी, जिसमें भगवान विष्णु ने सारा राज्य नाप दिया। ऐसे में पूरा राज्य वामन यानी भगवान विष्णु का हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल में निवास करने का आदेश दिया। राजा बलि ने भगवान विष्णु को भी अपने साथ पाताल में रहने को कहा, जिसे भगवान विष्णु मना नहीं कर सके और उनके साथ चले गए। जब भगवान विष्णु लंबे समय तक नहीं लौटे तो माता लक्ष्मी को चिंता होने लगी। ऐसे में नारद जी ने माता लक्ष्मी को सलाह दी कि वो राजा बलि को राखी बांधकर भाई बना ले और उपहार के तौर पर भगवान विष्णु को मांग ले। नारद जी की सलाह मानते हुए माता लक्ष्मी ने ऐसा ही किया और इस संबंध को प्रगाढ़ बनाते हुए उन्होंने राजा बलि के हाथ पर राखी यानी रक्षा सूत्र बांधा और तभी से राखी की शुरुआत हुई। हालांकि इसके अलावा भी कई और कथाएं हैं जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले राखी किसने और किसे बांधी थी। भविष्य पुराण में इंद्र देवता की पत्नी शुचि ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था और दानव जीतने लगे, तो देवराज इंद्र की पत्नी शुचि ने गुरु बृहस्पति से कहा कि वो देवराज इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दें। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र से अपने और अपनी सेना को बचाया। महाभारत काल में भी रक्षा सूत्र का जिक्र मिलता है। जब शिशुपाल इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ में उपस्थित हुआ और श्री कृष्ण का अपमान किया, तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मार डाला था। कृष्ण जी की छोटी उंगली सुदर्शन चक्र से घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का पल्लू बांधा था। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि वो इस रक्षा सूत्र को पूरा करेंगे और जब द्रौपदी को उनकी आवश्यकता होगी वो तब उसकी आवश्यकता के लिए पहुंचेंगे। जब द्रौपदी का कौरवों ने चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने ही चीरहरण को बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी थी। मान्यता है कि वो श्रावण पूर्णिमा का दिन था जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता यमराज को अपना भाई मानती थी। एक बार यमुना ने अपने छोटे भाई यमराज को लंबी उम्र देने के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसके बदले में यमराज ने यमुना को अमर होने का वरदान दे दिया। हुमायूं और कर्णावती की कहानी भी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी थी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। मान्यता है कि तभी से राखी बंधन की परंपरा शुरू हुई। ऐसे भी मान्यता है कि सिकंदर की पत्नी ने हिंदू शासक पुरु को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया।
एक दिन सिकंदर और राजा पुरु के बीच युद्ध छिड़ गया और युद्ध के दौरान पुरु ने राखी के प्रति अपना स्नेह और अपनी बहन से किए वादे का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दे दिया। तो ऐसी कई कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं जो रक्षाबंधन पर्व के बारे में हमें बताती हैं, लेकिन इसका सीधा सा मतलब रक्षा सूत्र और आपकी सौहार्द के प्रतीक के तौर पर निकाला जाता है, जिसकी आज के दौर में महत्ता और भी बढ़ जाती है। जिस तरह के जघन्य अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं वो हैरान करते हैं। निर्भया कांड की तरह कोलकाता कांड ने सबको दहला कर रख दिया है। ऐसी खौफनाक घटनाओं से बचाने में रक्षाबंधन जैसे त्योहार बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, मगर हम अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को छोड़कर दूसरे की बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटियां समझकर उनके साथ आत्मीयता के साथ पेश आए तो ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। कानून का काम सजा देना है, लेकिन कानूनी मामलों में कितने अपराधियों को सजा मिली है और कब मिली है। लेकिन हमारे तीज त्योहार और ऐसे आयोजन ऐसी मानसिकता विकसित करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं जो सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोगों को अपना बनाने का संदेश देती है। रक्षाबंधन का पर्व भी इन्हीं में से एक है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर ये प्रण लें कि महिलाओं और बच्चियों को ऐसा माहौल दें कि वो खुद को हर वक्त सुरक्षित महसूस करें। आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा ऐसे होनी चाहिए कि अकेली महिला खुद को सुनसान सड़कों पर बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन आज आधी आबादी डर और दहशत के साए में जी रही है। आखिर क्यों घर के अंदर और बाहर महिलाएं खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं? कब एक मां अपनी बेटी का दुपट्टा खोलकर ओढ़ने और नजरें नीची कर चलने की हिदायत देना बंद करेगी? कब कोई बाप अपने बेटे को किसी लड़की को गलत नजर उठाकर ना देखने की नसीहत देगा? कब कैंडल जलाने, नारे लगाने का दौर थमेगा? कब लोगों की विकृत मानसिकता में बदलाव आएगा? कब सरकारों को आईना दिखाते आंकड़े जो हैं वो खत्म होंगे और इन सब के बाद समाज में सुधार होगा? हाल ही में घटी घटनाओं ने एक बार फिर इन सवालों को जन्म दे दिया है। पूरा देश कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई अमानुषिक घटना के बाद गुस्से में है। लोग सड़कों पर उतरकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अस्पताल में घटी इस घटना के बाद देश भर के डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। अस्पतालों में इस तरह की घटनाओं का हो जाना हमारे पूरे सिस्टम पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। कोलकाता की घटना को सुनकर लोग हैरान हैं कि कैसे 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म होता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। अफसोस की बात यह है कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम उस जगह पर होता है जहां पर वो ड्यूटी कर रही थी। देश के कई हिस्सों में महिलाओं के साथ अनेक आपराधिक घटनाएं घट चुकी हैं। इन घटनाओं को देखकर ये कहा जा सकता है कि घर हो या बाहर, अस्पताल हो या कोई दूसरा सुरक्षित स्थान, वहां पर भी कुछ दरिंदे महिलाओं के ऊपर गंदी नजर रखते हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश में हर दिन 86 रेप की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में महिलाओं को कैसे सुरक्षित माना जा सकता है? प्रियंका ने कोलकाता के साथ ही बिहार, यूपी और उत्तराखंड की घटनाओं को देखते हुए देश भर की महिलाओं के दुख के बारे में बात की और कहा कि आज पूरा देश और महिलाएं इन घटनाओं को लेकर गुस्से में हैं। वहीं कोलकाता में हुई घटना को लेकर बीजेपी राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने कहा कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कार्रवाई का पूरा आश्वासन नहीं मिल जाता। बहरहाल, हर साल की तरह एक बार फिर ये सारे सवाल आज जिंदा हो गए हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़े बड़े दावे सरकारें करती हैं, कसीदे पढ़े जाते हैं। आधी आबादी की पूरी आजादी के जोर शोर के साथ ढेरों दावे किए जाते हैं। शिक्षा से लेकर सियासत तक के मैदान में उनका स्थान सुनिश्चित करने के वादे किए जाते हैं, मगर महिला सशक्तिकरण के दावों से टकराती मौजूदा वक्त की सच्चाई कुछ और ही हकीकत को बयां कर रही है। वो कह रहे हैं कि कई दशक से ज्यादा बीत चुके हैं हमें आजादी मिले हुए। आजादी परंपराओं को भुला देने की, आजादी सच्चाई को अस्वीकार करने की, आजादी किसी लड़की के अस्मत को लूट लेने की, आजादी किसी कच्ची कली खिलने से पहले ही उसे मसल देने की, आजादी आधी आबादी के अरमानों को रौन देने की और आजादी औरत को एक खिलौना समझने की या बना देने की। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं कि महिलाओं की भागीदारी समाज में हर स्तर पर बढ़ी है। फिर भी बहुसंख्यक महिलाओं की योगदान, उनकी आर्थिक
उपायदेता का ना तो सही तरीके से आकलन होता है और ना ही उन्हें वाजिब हक मिल पा रहा है। कोई भी समाज महिला कामगारों द्वारा राष्ट्रीय आय में किए उनके योगदान को दरकिनार नहीं कर सकता। बावजूद इसके उनको पर्याप्त महत्व नहीं मिलता। हालांकि भारत के श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी दुनिया के मुकाबले काफी कम है, फिर भी घरेलू काम में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। ये सही है कि महिलाओं की शिक्षा दर में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि महिलाओं की पूरी आजादी की मांग तो लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन वो दुआ स्वप्न ही जैसा प्रतीत होता है, जो अब भी जो यक्ष प्रश्न के रूप में हम सबके सामने है। तो ये मांग रोज बरोज बल पकड़ती है, लेकिन हर रोज निर्बल ही दिखाई देती है। पहले महिलाएं याचक की मुद्रा में थी, लेकिन जिस रफ्तार से उनके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, उससे लग रहा है कि पूरी आजादी के लिए वो याचना नहीं, अब रण के मुद्रा में होंगी। और आज महिलाएं कई क्षेत्रों में पुरुषों से कदमताल कर रही हैं। पर हम जब आजादी के मुद्दे पर उनके मन को टटोलते हैं तो पाते हैं कि चाहे पारिवारिक परिवेश हो, सामाजिक या आर्थिक परिवेश हो, हर स्तर पर कई बेड़ियां आज भी उनके पैरों की जंजीर बने हुए हैं। आजाद भारत में आज भी जो है कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस शब्द का एहसास पूर्णता और शिद्दत के साथ नहीं कर पा रही हैं। आजादी के 77 साल बाद भी इनके मन में आजादी के कई ऐसे छोटे बड़े सपने हैं जिनका हकीकत बनना भी बाकी है। वो कहती हैं कि हाँ, हम आजाद तो हैं, लेकिन हमारी आजादी अधूरी है, चाहे हम घर में हो या बाहर। कहीं वो पुरुष मानसिकता के शिकार हैं, कहीं घरेलू हिंसा में जकड़ी हैं, कहीं अशिक्षा की बेड़ियों में फंसी हैं, तो कहीं भूख से आजादी का इंतजार है, कहीं कार्यस्थल पर भेदभाव से आहत है, तो कहीं समाज में फैली दरिंदगी की गिरफ्त में है। उत्पीड़न हर एक जगह पर है, शोषण हर एक स्तर पर है। आपसे यही दरख्वास्त है कि महिलाओं की, बच्चियों की, लड़कियों की दिल से इज्जत करें। सुरक्षा का माहौल देने का उन्हें प्रयास किया जाए, और ये तभी हो सकता है जब हम और समाज अपनी मानसिकता में परिवर्तन लेकर आएगा। चलिए, खबरसार में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर हो सकती है चर्चा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। हरियाणा की एक राज्यसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है, उसे लेकर जेपी नड्डा से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले मनोहर लाल। राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम को लेकर हो सकता है मंथन। क्या एक प्रेग्नेंट लेडी भी योग कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। प्रेग्नेंट लेडी भी योग कर सकती है और योग के बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकती है, बाकी सभी लोगों की तरह। प्रीनेटल योगा प्रेगनेंसी को कंफर्टेबल बनाए रखता है और एक्सपेक्टिंग मदर को डिलीवरी के लिए फिजिकली, मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर करता है। डिलीवरी के फियर्स को दूर करता है और रेगुलर प्रैक्टिस करने से नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में होने वाले संभावित डिस्कम्फर्ट्स जैसे मोशन सिकनेस, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्वेलिंग, मूड स्विंग्स में मदद करता है। प्रीनेटल योगा करने से एक्सपेक्टिंग वुमेन थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्टिव और एनर्जेटिक बनी रहती है। साथ ही प्राणायाम से मन और दिमाग शांत रहता है। लेकिन प्रीनेटल योगा क्लास को ज्वाइन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9205375001 पर। बड़ा है यूपी, बड़े हैं यूपी के शहरों के आकार। गली गली, नगर नगर, समस्याओं के भी अंबार। हर शहर का अपना मिजाज, अपना रिवाज। अब समस्या पर नहीं, समाधान पर होगी बात। सामने आएंगे जनता के जज्बात, जिम्मेदारों से भी होंगे जनता के सवालात। नमस्ते यूपी, नगर की बात। सवाल तो बनता है, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। योगी सरकार ट्रेड फेयर के आयोजन से उद्यम और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक के बाद अब दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर
के आयोजन को आयोजित कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के आयोजन ने जागृति दुबे जैसे नए उद्यमियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। UPITF में जब मैं गई तो मुझे वहाँ पर नए नए व्यापारियों से मिलने का मौका मिला और साथ में लोगों ने हमारे जो प्रोडक्ट हैं फ्यूजन वेयर के उनको काफ़ी पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली वहाँ से आने के बाद। प्रदेश में ट्रेड फेयर का आयोजन सीएम योगी की उद्यम विकास सोच का परिणाम है, जिससे नए स्टार्टअप को फायदा मिल रहा है और तो और रोजगार के ढेरों अवसर सृजित हो रहे हैं। सद्गुरु के अनमोल वचनों की सुनहरी रचना, मानवता को जीवन जीने की सही दिशा। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचनों का प्रसारण देखिए। हर सोमवार और बुधवार सुबह 6:30 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एक्स पर पोस्ट। पीएम ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने स्कूली छात्रों के साथ मनाया रक्षाबंधन। भाई बहन के रिश्ते को सम्मानित करते हुए सभी की सुख शांति की कामना। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने किया एक्स पर पोस्ट। सीएम ने रक्षाबंधन की दी हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है ये पावन पर्व। चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी को महिलाओं ने बांधी राखी। संत कबीर कुटीर पर मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की समृद्धि की कामना। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर किया पोस्ट। रक्षाबंधन की प्रदेशवासियों को हार्दिक दी बधाई। कहा, ये पर्व आप सभी के जीवन में सौभाग्य लाए, समाज में सद्भाव, सौहार्द, सहयोग की भावना बनी रहे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया एक्स पर पोस्ट। कहा, रिश्ते की गहराई और मिठास को शब्दों में नहीं बांध सकते। सीएम को खटीमा स्थित आवास पर बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में परिवार के साथ मनाया रक्षाबंधन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर परंपरागत तरीके से पर्व की खुशी साझा की। बसपा सुप्रीमो मायावती का एक्स पर पोस्ट। रक्षाबंधन की बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया एक्स पर पोस्ट। भाई बहन के असीम प्रेम, अनमोल रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन की दी शुभकामनाएं। कहा, जाति धर्म पंथ से ऊपर उठकर परस्पर बंधुत्व और मेलजोल को बढ़ावा देता है पर्व। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया एक्स पर पोस्ट और देशवासियों को दी भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। राष्ट्रीय सैनिक संस्था की उषा राणा ने रक्षाबंधन के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके आवास पर जाकर बांधा रक्षा सूत्र। मुलाकात के दौरान उषा राणा ने रक्षा मंत्री को राखी बांधी। राजनाथ सिंह ने भी उषा राणा का आभार किया व्यक्त। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी का मामला। राजधानी दिल्ली में सड़कों पर उतरे डॉक्टर, आरोपियों को फांसी देने की मांग। दिल्ली के खुले नाले में मिली एक बालक की शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वजीरपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र का मामला। फरीदाबाद में निजी अस्पताल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 डॉक्टर समेत 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लापरवाही के चलते महिला की हुई थी मौत। ओलंपिक खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार का तोहफा। ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि की जारी। खिलाड़ियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की 4 करोड़ रुपए की इनामी राशि। चंडीगढ़ में बीजेपी का ज्वाइनिंग कार्यक्रम। आपके कई नेताओं ने थामा कमल। सीएम सैनी की अध्यक्षता में थामा दामन। कुरुक्षेत्र में रक्षाबंधन के पर्व पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। बीजेपी नेता जय भगवान शर्मा डीडी को बांधी गई राखी। हजारों महिलाओं ने बांधी राखी। जीत का दिया आशीर्वाद। अंबाला में महिलाओं पर हरियाणा सरकार मेहरबान। रक्षाबंधन पर्व पर बसों में मिल रही मुफ्त यात्रा की सुविधा। हरियाणा राज्य परिवहन ने चलाई अतिरिक्त बसें। महिलाओं ने हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ। लखनऊ में बीएसपी ने की मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारियां तेज। बीएसपी ने रामगोपाल कोरी को बनाया प्रत्याशी।